Hello everyone, welcome to our channel Unacademy CA Final. Myself CA अजय अग्रवाल। आज मैं लेने वाला हूँ लेक्चर नंबर 2 ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सब्जेक्ट ऑफ CA फाइनल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको अनअकैडमी जो हमारी एंड्रॉयड ऐप है और हमारी iOS पे ऐप है, उसे आपको सबसे पहले डाउनलोड करना रहेगा। हमारे जो भी प्लस कंटेंट है, जो भी हमारी क्लासेस के सेशन है, वो वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए आपको अपने प्ले स्टोर पे जाना रहेगा। अगर एंड्रॉयड है और iOS है तो iOS के प्ले स्टोर पे जाके आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करना है। देन आपको उसको इंस्टॉल करना रहेगा। देन आफ्टर आपको इस तरीके का एक डैशबोर्ड दिखाई देगा जिसमें आपको प्लस कोर्स को सब्सक्राइब करना है। देन आपके सामने इस तरीके का एक डैशबोर्ड आएगा जिसमें आपको CA फाइनल को सेलेक्ट करना रहेगा। CA फाइनल को जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो देन आपके सामने एक और डैशबोर्ड आएगा जो स्टेप नंबर 5 में आपके सामने है, जिसमें आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना रहेगा। देन आपके सामने आएंगी पेमेंट डिटेल्स। एंड पेमेंट डिटेल्स आप देखेंगे तो बहुत इफेक्टिव हैं। यहाँ आप पर मंथ के बेसिस का प्लान ले सकते हैं, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का एंड 24 मंथ का। अगर आप 24 मंथ का अगर प्लान लेते हैं तो ये आपके एवरेज 1500 पर मंथ का पड़ेगा ये प्लान। तो टोटल 36,000 होता है। लेकिन अगर आप मेरा प्रोमो कोड अजय CA अप्लाई करते हैं तो आपको इसमें एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन करना है। अजय CA मेरा रेफरल कोड है, अगर आप ये अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपकी फ़ीस में। आप अनअकैडमी का जो हमारा YouTube का चैनल है इसे सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस पर अब बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। हर CA फाइनल के सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब इस चैनल पे अलग अलग फैकल्टीज अपने अपने वीडियो डाल के शेयर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सब्जेक्ट, जो कि है बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स। हम पढ़ने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। आपका जो रिस्क मैनेजमेंट का जो पेपर है, पेपर नंबर 6 है। इसमें आपको मैंने बताया था लेक्चर नंबर जो हमारा 1 था उसमें कि 9 आपके चैप्टर्स हैं। पूरे कोर्स में 9 चैप्टर्स ICAI ने बता रखे हैं। इसके अलावा ICAI ने 3 एडिशनल चैप्टर्स और बता रखे हैं, जो कि हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब आपका कैपिटल बजटिंग, उसमें क्या रिस्क हो सकती है। दूसरा उन्होंने बोला फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, और तीसरा इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये 3 एडिशनल चैप्टर ICAI ने बताए हैं। तो ये चैप्टर्स क्या है, ICAI ने अपने रिस्क मैनेजमेंट के मॉड्यूल में इन चैप्टर्स को कवर नहीं करा है। क्यों कवर नहीं करा है? ICAI ने बोला है कि आपने कैपिटल बजटिंग वाला जो पार्ट है वो इंटरमीडिएट लेवल पे, IPCC लेवल पे पढ़ा हुआ है। एंड जो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क है ये आपके CA फाइनल का SFM का पार्ट है। CA फाइनल का अगर आपने SFM पढ़ा हुआ है तो वहाँ से कवर हो जाएगा, अदरवाइज आपने पढ़ी हुई नहीं है तो अपन यहाँ पे कवर करेंगे। तो जो अपना बैच चलेगा, इस बैच में अपन सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि जो SFM में कवर हो जाते हैं वो अपन यहाँ कवर नहीं करेंगे। तो यहाँ अपन फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी कवर करेंगे, इंटरेस्ट रेट रिस्क का टॉपिक भी कवर करेंगे और कैपिटल बजटिंग वाला टॉपिक भी कवर करेंगे। तो आपके रिस्क मैनेजमेंट पेपर में जो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क से रिलेटेड जो पार्ट आता है उसमें आपसे बेसिक्स पूछे जाते हैं फॉरेक्स के। जो आपका SFM में अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो SFM में आपका एक चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेक्स करके वहाँ चैप्टर है आपका। वही चैप्टर यहाँ पर भी है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। तो चलिए ये चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर में आप मेरे को सबसे पहले बताइए, इस चैप्टर में आप सीखते क्या हो? अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ तो इसके नाम से आप क्या समझ रहे हो? फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, यानी फॉरेन एक्सचेंज की वजह से हमें जो रिस्क होती है वो रिस्क क्या होगी, कैसे अराइज होगी एंड उसे हम कैसे टैकल करेंगे हमारे बिजनेस में। फॉर एग्जाम्पल, एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो इंडिया में सेटअप लगा हुआ है। अपन एक पेट्रोलियम कंपनी की बात कर लेते हैं। हमारे इंडिया में पेट्रोलियम कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOCL, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ये जो कंपनी है ये क्या करती हैं, ये क्रूड ऑयल इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करती हैं और इंडिया में फिर सेल करती हैं पेट्रोल को। उससे मैन्युफैक्चर करती हैं वो पेट्रोल और इंडिया में वो सेल होता है। तो ये कंपनी जब क्रूड ऑयल बाहर से परचेज करती है, जैसे सऊदी अरब, ईरान, अमेरिका, अलग अलग कंट्रीज से इनके पास से क्रूड ऑयल आता है। तो फॉर एग्जांपल IOCL कंपनी है, अगर इसे क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट होगी तो ये सऊदी अरब से परचेज कर लेगी क्रूड ऑयल। सऊदी अरब में जो सप्लायर बैठा होगा वो आपकी कंपनी को क्रूड ऑयल दे देगा। वो एक बिल बना के देगा जिसमें बोलेगा आपको पे करना है इतना अमाउंट, लेकिन वो अमाउंट किस में होगा? उसकी करेंसी में। अगर आप अमेरिका से क्रूड ऑयल परचेज करते हो, आपने सपोज अमेरिका से क्रूड ऑयल परचेज करा, तो वो बिल बना के देगा आपको $1 लाख। फॉर एग्जाम्पल उसने बिल बना के दिया $1 लाख का, हमने आपको क्रूड ऑयल बेच दिया है, अब आप हमें $1 लाख दे दीजिए। तो सर दिक्कत क्या आ गई ना, मैं इंडिया में कंपनी में हूँ, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडिया में मेरा बिजनेस सेटअप है, इंडिया में करेंसी चलती है रुपीज़। इंडिया में कौन सी करेंसी चलती है?
रुपीज़। तो सर इंडिया में करेंसी रुपीज़ चलती है। मेरे बिजनेस में, मेरे जो कंपनी में, अगर आप किसी नॉर्मल दुकान वाले की बात के रूप में देखें तो कंपनी का जो करेंसी बॉक्स होगा जिसमें कंपनी अपनी करेंसी रखती है, उसमें कौन सी करेंसी रखी होगी? रुपीज़। अमेरिका वाला जो सप्लायर है वो मुझसे क्या मांग रहा है? डॉलर। अब सर मैं डॉलर कहाँ से ला के दूँ? अब मैं उसे डॉलर कहाँ से पे करूँ? ये दिक्कत है। दूसरी दिक्कत, मैं कोई ऐसी कंपनी हूँ जो इंडिया में इस्टेब्लिश हूँ, मैंने इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करा। फॉर एग्जांपल मैंने लंदन में एक्सपोर्ट करा है कोई मटेरियल जो मैं यहाँ बेचता हूँ, मतलब मैं किसी आइटम में डील करता हूँ, वो मैंने लंदन में एक्सपोर्ट करा। तो लंदन में जब मैंने एक्सपोर्ट करा तो उसको मैंने सप्लायर को बिल बना के दिया और उसमें बोला 5 लाख पाउंड का मैंने आपको सेल करी है, 5 लाख पाउंड की मैंने आपको सेल करी है। तो जब वो जो कस्टमर है मेरा लंदन में, वो आइटम जैसे ही उसको मिलेगा वो मुझे क्या पे करेगा? 5 लाख पाउंड। वो मुझे लाके दे देगा 5 लाख पाउंड, लीजिए सर ये आपका 5 लाख पाउंड, मैं रख लूँगा 5 लाख पाउंड। अब ये 5 लाख पाउंड मेरे क्या काम का? मैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इंडिया में मेरे को रुपीज़ चाहिए, मेरे को कुछ भी एक्सपेंस करना है तो रुपीज़ चाहिए, मेरे शेयर होल्डर को पैसा बांटना है तो रुपीज़ में बांटना पड़ेगा, मुझे जो कुछ भी करना है सब रुपीज़ में करना है। पाउंड का क्या करूँ? ये तो मेरे लिए कचरा है, ये मेरे लिए बेकार है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब ये पाउंड आपके काम का नहीं है। मतलब अगर आप इंपोर्ट करते हो तो आपको फॉरेन करेंसी का पेमेंट करना पड़ता है, और अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको फॉरेन करेंसी मिलती है। तो आपको सर इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन करेंसी का पेमेंट करना है, मतलब आपको फॉरेन करेंसी चाहिए। और अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको फॉरेन करेंसी मिलती है जो मेरे काम की नहीं है, उसको आपको किसी को बेचना पड़ेगा। तो ये आपकी फॉरेन एक्सपोजर वाले चैप्टर में कवर है। लेकिन इसमें रिस्क कहाँ अराइज हुई? रिस्क कहाँ अराइज हुई? आप समझिए, मैंने अमेरिका वाले बंदे से रॉ मटेरियल परचेज करा था $1 लाख का। आज की डेट में $1 लाख मैंने परचेज करा, और आज की डेट में जब मैंने इसे $1 लाख परचेज करा ना, तो $1 लाख आज की डेट में है 70 रुपीज़ का, अपन मान लेते हैं। $1 70 रुपये का भाव चल रहा है मार्केट में। तो यानी मैं आज अगर मार्केट में डॉलर परचेज करने जाऊं तो 70 रुपये में $1 मिल जाएगा, यानी $1 लाख के लिए मेरे को आज की डेट में कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 70 लाख रुपये, 70 लाख रुपये। लेकिन सर अमेरिका वाली फर्म ने मेरे से मैंने उससे क्रेडिट लिया हुआ है 2 महीनों का, क्योंकि अभी मेरे पास फंड्स है नहीं। मैंने उससे क्रेडिट लिया हुआ है क्या? 2 मंथ्स का। मैंने उसको बोला यार 2 मंथ बाद मैं तुझे पेमेंट करूंगा, तो सर 2 मंथ बाद मैं पेमेंट करूंगा। लेकिन अब मुझे बताओ, जो फॉरेन करेंसी की रेट है, जो फॉरेन करेंसी की जो रेट होती है, जो आप रोज सुनते हो कि डॉलर गिर गया, रुपया गिर गया, रुपया बढ़ गया, ये सब, तो वो क्या होती है? वो क्या हर सेकंड चेंज होती है या फिर कांस्टेंट रहती है? वो हर सेकंड चेंज होती है। मतलब आप अभी बात कर रहे हैं, अपन अभी डिस्कशन कर रहे हैं, इतने में भी वो 1-2 पैसा, 4-5 पैसा ऊपर नीचे हो सकती है। मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज की रेट होती है ये फ्लक्चुएट करती है। तो हो सकता है ना 2 महीने बाद $1 = 80 रुपीज़ हो जाए। 2 महीने बाद अगर $1 = 80 रुपीज़ हो गया तो उस बंदे को मेरे को कितना पेमेंट करना पड़ेगा? सर $1 लाख का, $1 लाख मल्टीप्लाई बाय 80 यानी 80 लाख रुपीज़ का। मतलब अगर आज मैं पेमेंट कर देता तो 70 लाख रुपीज़ का पेमेंट होता, लेकिन 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा तो 80 लाख रुपीज़ का होगा। सर ये है मेरी रिस्क, ये है फॉरेन एक्सचेंज की रिस्क। कि फॉरेन करेंसी में अगर चेंज होता है, फॉरेन करेंसी में फ्लक्चुएशन आते हैं, तो आपके पास रिस्क अराइज हो सकती है। और बिजनेस ऐसा नहीं है कि स्पॉट ट्रांजैक्शन होते हैं। बिजनेस में ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो थोड़ा पीरियड होता है, उसमें क्रेडिट पीरियड होता है। अगर आप किसी से सप्लायर से आइटम परचेज करते हो तो उसमें भी क्रेडिट पीरियड होता है, और अगर आप किसी को बेचते हो तो उसमें भी क्रेडिट पीरियड होता है। बेचने वाला एग्जाम्पल देखो, आपने सपोज किसी को $1 लाख की एक्सपोर्ट करा, उससे आपको डॉलर मिलना है फॉर एग्जाम्पल, तो $1 लाख जब आपको उससे आज मिल जाता, तो आज की रेट क्या है? $1 = 70, तो आपको 70 लाख मिलते। लेकिन आपने, सामने वाले बंदे ने आपको क्या बोला? देखो भैया 2 महीने बाद आपको पेमेंट करूंगा, मेरे को क्रेडिट पीरियड चाहिए 2 महीने का, सेल करनी है तो करो। आपने सेल कर दी, आपको ज़रूरत है सेल करने की तो आपने कर दी। 2 महीने बाद वो बंदा आपको $1 लाख देगा। तो अब बताओ 2 महीने में रेट फ्लक्चुएट होगी। 2 महीने बाद अगर रेट 60 रुपीज़ पर डॉलर हुई, तो मतलब $1 = 60 रुपीज़ रेट हो गई, तो आपको क्या मिलेगा? तो मेरे को तो $1 लाख मिलेगा जो 60 रुपीज़ के बराबर है, यानी 60 लाख रुपीज़। मतलब अगर मैंने सेल जब करी है तब तो मैंने 70 लाख के हिसाब से करी है, लेकिन पैसा जो मिलेगा वो 60 लाख के हिसाब से मिलेगा। 60 लाख रुपीज़ के हिसाब से मेरा नुकसान हो जाएगा। यही है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, कि फॉरेन करेंसी में जब भी आप ट्रांजेक्शन करोगे तो आपके पास रिस्क रहती है, हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होती है। जब भी फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन होगा उसमें रिस्क इन्वॉल्व होगी। तो उस रिस्क के साथ टैकल कैसे करा जाएगा वो अपन सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर, कि उस रिस्क से टैकल करने के आपके पास क्या क्या टेक्निक्स हैं। लेकिन वो टेक्निक्स बढ़ाने से पहले मुझे आपको बेसिक्स बताना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेक्स चैप्टर एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर माना जाता है। पर अगर आपके लॉजिक्स क्लियर है तो बिल्कुल ईजी चैप्टर है, जो अपन इस वीडियो में अच्छे से इसके लॉजिक्स क्लियर करेंगे, और आने वाले और भी वीडियोज लगेंगे अभी इसमें बेसिक्स को क्लियर करने में। तो
तो सबसे पहले हमें बेसिक्स समझने पड़ेंगे कि फॉरेक्स के बेसिक्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए एक्सचेंज रेट, सबसे पहले है एक्सचेंज रेट। तो अपन एक्सचेंज रेट की ही बात करते हैं। एक्सचेंज रेट, फॉरेक्स जब आपको पढ़ना है तो सारी चीज़ एक्सचेंज रेट पे ही डिटरमाइन होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सचेंज रेट क्या होती है। एक्सचेंज रेट क्या होती है? एक्सचेंज रेट का मतलब है रेशियो बिटवीन टू करेंसीज। एक्सचेंज रेशियो बिटवीन टू करेंसीज, दो कंट्री की करेंसी है, दो कंट्रीज की दो डिफरेंट करेंसीज हैं, उनके बीच में क्या रेशियो है उसे ही एक्सचेंज रेट बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, एक करेंसी है इंडिया की दैट इज रुपीज, एक करेंसी है अमेरिका की दैट इज डॉलर। इन दोनों के बीच में क्या रेशियो चल रहा है, इन दोनों के बीच में क्या रेशियो चल रहा है उसे ही एक्सचेंज रेट बोला जाता है। तो एक्सचेंज रेट क्या है? रेशियो बिटवीन टू करेंसीज, दो करेंसीज के बीच में क्या रेशियो है उसे ही एक्सचेंज रेट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ $1 इक्वल्स टू ₹70, $1 इक्वल्स टू ₹70, ये क्या है मेरा एक्सचेंज रेट। क्योंकि ये देखो रेशियो बता रहा है, एक करेंसी है रुपीस और दूसरी करेंसी है डॉलर, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कि अगर $1 है तो किसके बराबर है? 70 रुपीज़ के बराबर। वो किसके बराबर है? 70 रुपीज़ के बराबर। ऐसे एग्जांपल, अगर 1 पाउंड है तो वो कितने रुपीज़ के बराबर है? 100 रुपीज़ के बराबर। तो ये रिलेशन बता रहा है पाउंड का और रुपीज़ का, डॉलर का और रुपीज़ का, दो करेंसी के बीच में जो भी रिलेशन बताए वो रेशियो आपका एक्सचेंज रेट होता है। अब सेकेंड चीज़ इसमें आपको देखनी है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट कैसे प्रेजेंट करी जाती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक्सचेंज रेट को किस तरीके से मार्केट में प्रेजेंट करा जाता है। जब आप मार्केट में जाओगे तो एक्सचेंज रेट क्या है आपको कैसे पता चलेगी, कैसे उसको रीड करना है, प्रेजेंटेशन कैसे होती है। तो देखो प्रेजेंटेशन कैसे करी जाती है एक्सचेंज रेट की। अगर लिखा हुआ है $1 इक्वल्स टू ₹70, तो ये एक प्रेजेंटेशन हो गई कि $1 किसके बराबर है? 70 रुपीज़ के बराबर। इसको दूसरे तरीके से और लिखा जा सकता है, रुपीज़ पर डॉलर इक्वल्स टू 70, रुपीज़ पर डॉलर इक्वल्स टू 70, मतलब कितने रुपीज़, मतलब रुपीज़ फिर ऑब्लिक का साइन यानी पर, इस साइन को आप क्या रीड करते हो जनरली? पर, रुपीज़ पर डॉलर। तो इसका मतलब भी क्या आया? रुपीज़ पर डॉलर, कितने रुपीज़ हैं पर डॉलर में? एक डॉलर में कितने रुपीज़ हैं? 70, यानी $1 इक्वल्स टू ₹70। जनरल तरीका होता है लिखने का ये, लेकिन आपको जब क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम के या प्रैक्टिकल लाइफ में और तरीके के प्रेजेंटेशन भी दिख सकते हैं जो अपन देखेंगे, क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन में आता नहीं कि डायरेक्ट आपको ऐसे कोटेशन दे दे। तो आपको देखो क्या दिया हुआ है? रुपीज़ पर डॉलर, रुपीज़ पर डॉलर इक्वल्स टू 70, यानी कितने रुपीज़ हैं पर डॉलर में? पर डॉलर यानी $1 में कितने रुपीज़ हैं? 70 रुपीज़। तो सेम मीनिंग है इसका भी, $1 इक्वल्स टू ₹70। या फिर और कैसे कोटेशन हो सकती है आपके सामने? 70 रुपीज़ पर डॉलर, 70 रुपीज़ पर डॉलर, ये भी आपको कोटेशन में दे सकता है। 70 रुपीज़ पर डॉलर, इसका भी सेम मीनिंग है कि 70 रुपये हैं $1 में। 70 रुपीज़ पर डॉलर, सेम मीनिंग 70 रुपये $1 में। $1 में कितने रुपए? 70 रुपये, सेम मीनिंग है उसका। अब देखो दिक्कत कहाँ आती है, एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जो आपका क्लियर नहीं होता बहुत बार। USD/INR इक्वल्स टू 70, इधर मैंने पर नहीं रीड करा, मैंने यहाँ क्या रीड करा? USD/INR इक्वल्स टू 70। इसका भी सेम मीनिंग है, $1 इक्वल्स टू 70 INR। सर अभी तो आपने बताया था इसको ऐसे रीड करा जाता है, इसको भी इसी तरीके से रीड करो ना, USD/INR, यानी 1 INR में 70 USD नहीं। जब भी आपका कोटेशन, ये कोटेशन देखो, इस कोटेशन में आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ दिखाई दी। इस कोटेशन में दोनों करेंसीज को ना ही सिंबल में डिनोट करा गया है ना ही किसी अदर मैनर में। इस कोटेशन में दोनों करेंसीज को अल्फा कोड में डिनोट किया गया है। अल्फा कोड, अल्फा कोड का मतलब A to Z, जो एल्जेब्रिक्स होते हैं आपके A to Z, इनमें अगर करेंसीज को डिनोट किया जाए तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है USD, US डॉलर को लिखा है USD, कहीं पर भी कोई सिंबल नहीं आया। ऑब्लिक INR, इंडियन रुपीस, INR इंडियन रुपीस। तो अल्फा कोड में पूरी करेंसी को जब डिनोट किया जाएगा तो आप इसको इस तरीके से रीड करते हो ना, USD पर INR, पर अब आपको कैसे रीड करना है? रिवर्स।
INR पर USD। जब भी अल्फा कोड में आपको प्रेजेंटेशन दे रखी हो तो आपको रिवर्स रीड करना पड़ेगा, INR पर USD। कितने INR हैं एक USD में, हाउ मच INR इन 1 USD। कैसे रीड करोगे, INR पर USD, उल्टा चलोगे, वरना आप नॉर्मल इस तरीके से रीड करते हो, दिस पर दिस, पर आप इधर कैसे रीड करोगे, दिस पर दिस, मतलब रिवर्स चलना पड़ेगा आपको। तो USD पर INR है, लेकिन आप इसे रीड कैसे करोगे, INR पर USD। जब भी अल्फा कोड में होगा, ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी चीज़ होती है और आपके एग्जाम में भी होगी ये चीज़ आपके साथ। तो अल्फा कोड सर कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सी करेंसी का अल्फा कोड क्या है। देखो अल्फा कोड आपको याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको पता चल जाते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं। आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा क्वेश्चन में अल्फा कोड में दे रखा है या नहीं दे रखा। तो सर अल्फा कोड में एक तो एल्जेब्रिक्स आते हैं, हमेशा एल्जेब्रिक्स आएंगे, मतलब A to Z, कोई भी सिंबल वगैरह यूज़ नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे USD INR, कोई सिंबल वगैरह यूज़ नहीं हुआ, सिर्फ एल्जेब्रिक्स आए हैं। और करेंसी अल्फा कोड इज ऑलवेज 3 इन नंबर। एक करेंसी का, किसी भी करेंसी का अल्फा कोड हमेशा 3 नंबर का होता है, 3 डिजिट का होता है। 3 डिजिट आप बोल सकते हो, एक बार 3 डिजिट का किसी भी करेंसी का अल्फा कोड होता है। यहाँ पे देखो USD कितनी डिजिट्स हैं, U1 S1 एंड D1, यानी 3 डिजिट्स। INR वापस है 3 डिजिट्स। तो आपको एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई हो पाएगा, सर USD अल्फा कोड है या नहीं है, सर एल्जेब्रिक्स आ रहे हैं और 3 डिजिट्स में, यानी ये अल्फा कोड है। INR अल्फा कोड है या नहीं है, सर INR एल्जेब्रिक्स आ रहे हैं और 3 डिजिट्स हैं, ये भी अल्फा कोड है। तो इसे आप रिवर्स रीड करोगे, 1 INR इक्वल्स टू 1 USD इक्वल्स टू 70 INR पर USD। आप ऐसे रीड करोगे INR पर USD, यानी 1 USD इक्वल्स टू 70 INR, 1 USD इक्वल्स टू 70 INR। समझ में आया, इस तरीके से आपको रीड करना पड़ता है। अब इसका एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। सपोज ये लिखा हुआ है USD ऑब्लिक रुपी, एक सेकेंड, आपके सामने लिखा हुआ है रुपी ऑब्लिक USD इक्वल्स टू 70। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है ये बताओ। सर यहाँ पर USD तो अल्फा कोड में है, पर रुपी अल्फा कोड में नहीं है, पर दूसरी करेंसी अल्फा कोड में नहीं है। अल्फा कोड में पूरी की पूरी इक्वेशन अल्फा कोड में होनी चाहिए, पूरी की पूरी इक्वेशन अल्फा कोड में होनी चाहिए। ये इक्वेशन अल्फा कोड में है या नहीं है, सर ये इक्वेशन अल्फा कोड में नहीं है क्योंकि रुपी सिंबल में आ गया। इसका मतलब इसे कैसे रीड करेंगे सर, जैसे नॉर्मली रीड किया जाता है। कैसे, रुपी पर USD, रुपी पर USD, एक USD में कितने रुपी, $1 इक्वल्स टू 70 रुपी। इस तरीके से ही इसे रीड करा जाएगा। अगर ऐसे दिया होता सपोज INR पर US एंड देन डॉलर का साइन इक्वल्स टू 70, बताओ क्या ये अल्फा कोड है, सर ये भी अल्फा कोड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे INR तो ठीक है अल्फा कोड में, पर US डॉलर, सर US उसके बाद डॉलर का साइन है। करेंसी पूरी इक्वेशन मैंने क्या बोला, अल्फा कोड में होनी चाहिए, US डॉलर, ये गलत है, अल्फा कोड नहीं है। तो आप इसे नॉर्मली रीड करोगे INR पर US डॉलर विच इज 70। क्लियर। और अगर ऐसा दे रखा होता IR ऑब्लिक USD इक्वल्स टू 70, इंडियन रुपीज ऑब्लिक USD, IR ऑब्लिक USD इक्वल्स टू 70। अब आप बोलोगे सर पूरा का पूरा एल्जेब्रिक में है, पर अल्फा कोड है क्या, सर USD तो अल्फा कोड है क्योंकि एल्जेब्रिक प्लस 3 डिजिट, पर IR अल्फा कोड नहीं है क्योंकि ये एल्जेब्रिक तो है पर 3 डिजिट्स में नहीं है। तो इसे भी नॉर्मली रीड करोगे इंडियन रुपीज पर US डॉलर विच इज 70। समझ में आई क्या ये बात। तो एक्सचेंज रेट की प्रेजेंटेशन किस तरीके से करी जाती है वो मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश करी है इधर एग्जाम्पल्स के थ्रू। आप समझिए। आपको एक चीज और बताता हूं मैं आपको, जो एक्सचेंज रेट होगी वो हमेशा 4 डेसिमल्स में होगी। फॉर एग्जांपल आपको एक्सचेंज रेट दे रखी है $1 इक्वल्स टू रुपीज 70.2650। जो एक्सचेंज रेट होगी वो हमेशा किस में होगी, 4 डेसिमल्स में। एक्सचेंज रेट हमेशा 4 डेसिमल्स में होती है किसी भी करेंसी की हो। अगर आप लिखो 1 रुपी इक्वल टू 0.0450 डॉलर, तो जो भी करेंसी की एक्सचेंज रेट होगी वो हमेशा किस में होगी, 4 डेसिमल्स में। हमेशा 4 डेसिमल्स में होती है एक्सचेंज रेट, एग्जाम पर्पज से भी और प्रैक्टिकल लाइफ में भी। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखोगे ना, एक्सचेंज रेट की डीलिंग होती है स्टॉक जो मार्केट होता है उसके अंदर, और वहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्सचेंज रेट हमेशा 4 के डेसिमल्स में
सेल या बाय होती हैं, सेल या बाय होती हैं, यही इसका ट्रेंड हमेशा चलता आया है। इसके अलावा देखो एक और चीज़ होती है एक्सचेंज रेट में जिसे बोला जाता है फाइननेस ऑफ कोटेशन, फाइननेस ऑफ कोटेशन। ये क्या चीज़ होती है? फॉर एग्जांपल आपकी एक्सचेंज रेट है $1 इक्वल्स टू रुपीज़ 70.2536। क्या है? 2536, ये आपकी एक्सचेंज रेट है। $1 इक्वल्स टू रुपीज़ 70.2536। तो आपको एक्सचेंज रेट को हमेशा फाइन करना पड़ता है। एक्सचेंज रेट की जो कोटेशन दे रखी है इसे फाइन करना पड़ता है, इसे क्या बोला जाता है? फाइननेस, फाइन करना पड़ता है। ये कोटेशन अच्छी नहीं है। मतलब आप बोलते हो ना कि आटा है, आटे को लोग छानते हैं पहले, फिर उससे खाना बनाते हैं। मतलब पहले उसमें कुछ कमियां होती हैं, उन्हें बाहर निकाला जाता है और फिर उससे खाना बनाया जाता है। उसी तरीके से एक्सचेंज रेट जो आपको दे रखी है ना, ये फाइन नहीं है, सही नहीं है। इसे पहले आप सही करोगे फिर यूज में लोगे। सही कैसे करी जाती है एक्सचेंज रेट? एक्सचेंज रेट सर गलती क्या है इस एक्सचेंज रेट में, ये तो बताओ, तभी तो हम सही करेंगे। सर गलती क्या होती है ना, एक्सचेंज रेट की जो लास्ट 2 डेसिमल्स होती हैं, एक्सचेंज रेट हमेशा 4 डेसिमल्स में होगी और जो लास्ट 2 डेसिमल्स होती हैं वो हमेशा 25 के मल्टीपल्स में होनी चाहिए। फाइननेस ऑफ कोटेशन बोलता है कि लास्ट 2 डेसिमल्स आपकी 25 के मल्टीपल्स में होनी चाहिए। एक्सचेंज रेट की लास्ट 2 डेसिमल्स 25 के मल्टीपल्स में होनी चाहिए। इसका मतलब सर $1 इक्वल्स टू रुपीज़ 70.2536 बताओ 25 के मल्टीपल में है क्या? 25 का मल्टीपल क्या होगा सर? 25, 50, 75 और 100, क्योंकि फिर 0 0 हो जाएगा, उसके बाद तो अपनी ये काम ही नहीं करेगा। 25, 50, 75 और 100। तो सर इस केस में ये 36 आ रहे हैं, तो इसको 25 के मल्टीपल में लाना है। बताओ ये नियर बाय किसके है? मतलब अभी इसके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं? 36 किसके बीच में आ रहे हैं? तो 25 और 50 के बीच में आ रहा है। 25 और 50 के बीच में आ रहा है। ये दोनों 25 के मल्टीपल्स हैं। ये दोनों क्या हैं? 25 के मल्टीपल्स हैं। अब बताओ 36 किसके ज़्यादा पास है? 36 किसके ज़्यादा पास है? तो 36 25 के ज़्यादा पास है। 36 किसके ज़्यादा पास है? 25, क्योंकि 25 से 36 के बीच में गैप कितना है? 11। और 36 से 50 के बीच में गैप कितना है? 14। तो बताओ 36 किसके ज़्यादा पास है? 25 के। तो इसे आप 25 में राउंड ऑफ कर दोगे, 70.2525 आपकी एक्सचेंज रेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक्सचेंज रेट दे रखी है $1 इक्वल्स टू रुपीज़ 70.97, 70.2597। क्या दे रखी है? 70.2597। तो सर फाइन तो है नहीं, क्योंकि 25 के मल्टीपल में नहीं है। 25 के मल्टीपल में लाते हैं। सर ये किस किस के बीच में आ रही है? 25 के कौन कौन से मल्टीपल के बीच में आ रही है? 97। किस किस के बीच में आ रहा है सर? ये 75 और 100। 97 किस किस के बीच में आ रहा है? 75 और 100, यही मल्टीपल होते हैं 25 के। तो 25 के मल्टीपल में 75 और 100 के बीच में आ रहा है 97। तो 97 बताओ किसके ज़्यादा पास है? 75 के या 100 के? सर 100 के ज़्यादा पास है। तो ये एक्सचेंज रेट आपकी क्या हो जाएगी? इसे फाइन करेंगे तो ₹70 यहाँ पे 100 करोगे तो 001 कैरी हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 6, ये 2, 70.2600 आपकी एक्सचेंज रेट हो जाएगी। ये आपकी एक्सचेंज रेट हो जाएगी। अब मुझे नहीं लगता कि एक्सचेंज रेट से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा कि एक्सचेंज रेट होती क्या है, इसे किस तरीके से प्रेजेंट करा जाता है। सारा अपन ने एक्सचेंज रेट के बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया है। तो ये हो गया अपना एक्सचेंज रेट का डिस्कशन। अब आगे चलिए, अब हम समझते हैं करेंसी का कोटेशन। करेंसी के कोटेशन किस किस तरीके के हो सकते हैं? करेंसी कोटेशन होता क्या है पहली बात वो समझेंगे, और वो किस किस तरीके के हो सकते हैं करेंसी के कोटेशन वो अपन समझेंगे। तो देखिए करेंसी कोटेशन में अगर अपन डिस्कस करें करेंसी कोटेशन, देखिए करेंसी कोटेशन क्या होता है। मैंने सपोज लिखा $1 इक्वल्स टू ₹70। ये क्या है? कोटेशन है, इसे हमेशा कोटेशन बोला जाता है। जब भी आपके सामने ऐसे एक्सचेंज रेट रख दी जाए ना, $1 इक्वल्स टू ₹70, 1 पाउंड इक्वल्स टू $1.25, कुछ भी कैसे भी रख दी जाए, इसे कोटेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? करेंसी का कोटेशन। इसे आप एक्सचेंज रेट भी बोलते हो, और जब आप क्वेश्चन करोगे तो उस टाइम पे आप इसे बोलोगे करेंसी का कोटेशन। करेंसी का कोटेशन। कोटेशन क्या दे रखा है? कोटेशन आपको दे रखा है $1 इक्वल्स टू ₹70। कोटेशन वर्ड से आपको क्या लगता है? प्रैक्टिकल लाइफ से एक बार आप इस वर्ड को लिंक करिए। आप किसी भी इंसान से, सपोज आप कभी कोई आइटम परचेज करते हैं, आप कभी बिजनेस में रहे हो, अगर आपकी फैमिली में कभी कोई बिजनेस में रहा हो, तो आप अगर किसी आइटम से किसी बंदे से कोई अच्छा क्वालिटी का अच्छा बड़ा आइटम परचेज करते हो, तो आप उससे पहले बोलते हैं भैया अपनी कोटेशन दे दो, भैया अपनी कोटेशन दे दो। अगर आपको कोई मान लो
एसी खरीदनी है, 5 एसी खरीदनी है आपके ऑफिस में लगवाने के लिए, तो आप अलग अलग डीलर से बात करोगे, सबसे क्या मांगोगे, कोटेशन मांगोगे। सबसे क्या बोलते हो, भैया कोटेशन दे दो। ये वर्ड बहुत जनरली यूज में आता है प्रैक्टिकल लाइफ में, तो वही वर्ड है ये कि आप अपनी कोटेशन दे दो। कोटेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर कोटेशन का मतलब क्या है, आप बोलते हो भैया एसी की कोटेशन दे दो, एसी की कोटेशन दे दो। इसका मतलब क्या है, आप एसी की जब कोटेशन मांगते हो तो इसका मतलब है कि आप बोलते हो एसी की क्या प्राइस आप लगाओगे वो बता दो, एसी की क्या प्राइस आप चार्ज करोगे वो बता दो। यही तो मतलब है, एसी का कोटेशन मांग रहे हो, इसका मतलब आप एसी एयर कंडीशनर की आप क्या प्राइस चार्ज करोगे वो बता दो। तो ऐसे ही इसे हमने बोला करेंसी का कोटेशन, यानी ये किसी ना किसी चीज़ की तो प्राइस बता ही रहा है, किसी ना किसी चीज़ की ये प्राइस बता रहा है। अब सर ये किस चीज़ की प्राइस बता रहा है, तो देखो प्राइस जब आप सामने वाले ने बोला एसी इक्वल्स टू ₹70,000, सामने वाले ने आपको बोला कोटेशन दिया एसी इक्वल्स टू ₹70,000, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करता है, सामने वाले ने बोला है एसी की प्राइस कितनी है, 70,000 रुपये। एसी की प्राइस कितनी है, 70,000 रुपये। समझ में आया। उसी तरीके से यहाँ पे कोटेशन में कैसे पता लगाओगे किस चीज़ की प्राइस दे रखी है, तो सर जिसके आगे 1 लगा होता है, जिसके आगे 1 लगा होता है, $1, तो यानी $1 की प्राइस बताई जा रही है और इसे बोला जाता है बेस करेंसी। बेस करेंसी कि आपको बताई जा रही है $1 की प्राइस, ये रुपये की प्राइस नहीं है। आप जनरली सुनते हो ना $1 70 रुपये के बराबर है, तो आपको रुपए की कोई प्राइस नहीं बता रहा, आपको लोग किस चीज़ की प्राइस बता रहे हैं, डॉलर का क्या भाव चल रहा है, डॉलर का क्या भाव चल रहा है। तो ये होती है बेस करेंसी, इसे बेस करेंसी बोला जाता है। जिस चीज़ की प्राइस बता रहे हैं, जिस चीज़ की अपन प्राइस की बात कर रहे हैं वो होती है बेस करेंसी। और जो सामने वाली होती है जो 70 रुपीज़ है, जो उसके सामने है, बेस करेंसी के सामने जो चीज़ है, इसे बोला जाता है प्राइस करेंसी। प्राइस करेंसी या फिर अदर करेंसी, प्राइस करेंसी या फिर अदर करेंसी से बोला जाता है। तो सर कोटेशन मांगी तो एसी तो है बेस और सामने वाली चीज़ है प्राइस। सामने वाली चीज़ क्या है, प्राइस। ऐसे ही समझ जाओ आप, एसी तो क्या है, बेस, और सामने वाली चीज़ प्राइस। तो इसी तरीके से यहाँ पे जिसके आगे 1 लगा होता है, यानी उस चीज़ की प्राइस बताई जा रही है कि डॉलर की मार्केट में क्या भाव चल रहा है, डॉलर का मार्केट में क्या भाव चल रहा है वो दिया हुआ है। कोटेशन दे रखी है डॉलर की कि डॉलर का मार्केट में क्या भाव है। तो सर डॉलर यानी डॉलर क्या है, बेस करेंसी। जिसके आगे 1 लगा होता है, जिसकी प्राइस बताई जाती है वो तो होती है बेस करेंसी। और सर जो उसके सामने है 70 रुपीज़, उसके सामने वाली चीज़ है प्राइस, उसकी प्राइस क्या है, तो ये है प्राइस करेंसी या फिर इसे आप अदर करेंसी भी बोल सकते हो। ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कैसे कोटेशन को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो बेस करेंसी का मतलब होता है करेंसी इन विच कोटेशन इज गिवन। बेस करेंसी मीन्स द करेंसी इन विच कोटेशन इज गिवन, जिसमें कोटेशन दे रखी है वही आपकी बेस करेंसी बन जाएगी। क्लियर। अब देखिए कोटेशन करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट कोट और एक होता है इनडायरेक्ट कोट। फॉरेन एक्सचेंज में जब भी कोटेशन दे रखी होगी तो उसको 2 तरीके की होती है, एक डायरेक्ट कोटेशन, एक इनडायरेक्ट कोटेशन। सर ये क्या काम की है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये कोई काम की नहीं है, डायरेक्ट कोटेशन या इनडायरेक्ट कोटेशन। ये सिर्फ एक थ्योरी है। क्या है, सिर्फ एक थ्योरी है कि डायरेक्ट कोटेशन कैसी दिखती है और इनडायरेक्ट कोटेशन कैसी दिखती है। ठीक है, कि एक है शर्ट, ठीक है, ये लाइंस वाली इस तरीके की शर्ट है, और एक दूसरी शर्ट है जिसमें इस तरीके की लाइंस है। ठीक है, दोनों है तो शर्ट ही, दोनों हैं शर्ट, दोनों एक ही काम करेंगी, एक ही साइज के हैं, एक ही कपड़े की मान लो, बस सिर्फ क्या इनका पैटर्न अलग है, सिर्फ क्या पैटर्न अलग है। तो आप देखोगे इनमें काम करने में कोई फर्क नहीं है, लेकिन इन्हें 2 अलग अलग कैटेगरी की शर्ट बोला जाएगा, एक वर्टिकल पैटर्न वाली शर्ट, एक हॉरिजॉन्टल पैटर्न वाली शर्ट। तो उसी तरीके से ये कोटेशन को बोला जाता है, एक डायरेक्ट कोटेशन और एक इनडायरेक्ट कोटेशन। काम वही करेंगे, सब कुछ वही है प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन प्रेजेंट करने के तरीके से इनका नाम बदल दिया जाता है। अब देखिए डायरेक्ट कोटेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ होम करेंसी फॉर 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। डायरेक्ट कोटेशन का मतलब है 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी के लिए कितनी होम करेंसी है, हाउ मच होम करेंसी फॉर 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉर एग्जांपल मैं इंडियन एंटिटी हूं, अगर मैं कोई इंडिया की एंटिटी हूं तो बताओ मेरे लिए होम करेंसी कौन सी है। ये हर बंदे के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। अगर मैं इंडिया में हूं तो डायरेक्ट कोटेशन कुछ अलग होगी, और अमेरिका में हूं तो कुछ अलग होगी। अपन एग्जांपल से पूरा इसको क्लियर कर लेंगे। मैं इंडिया में हूं सपोज, तो मेरी होम करेंसी कौन सी है सर, रुपीज़, और मेरे लिए फॉरेन करेंसी कौन सी है सर, रुपीज़ के अलावा जितनी भी करेंसी है सब मेरे लिए फॉरेन है। तो जो इंडिया का बंदा है इसके लिए डायरेक्ट कोटेशन, वो किन किन कोटेशंस को डायरेक्ट बोलेगा सर, अगर उसको ऐसा दे रखा है
नंबर ऑफ होम करेंसी फॉर 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। तो सर डॉलर मेरी फॉरेन करेंसी है, तो 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ होम करेंसी। इसे ये क्या बोलेगा, डायरेक्ट कोटेशन। सर एक और एग्जांपल, 1 पाउंड इक्वल टू ₹100। 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इक्वल टू हाउ मच होम करेंसी। ये इंडिया वाले बंदे के लिए क्या है, डायरेक्ट कोटेशन। 1 येन इक्वल टू ₹20, यानी 1 येन में कितने रुपीज़ हैं, 20। ये इंडिया वाले बंदे के लिए क्या है, डायरेक्ट कोटेशन। 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी में कितनी नंबर ऑफ होम करेंसी है, मतलब जो बंदा जहां रहता है वो होम करेंसी कितनी है उसकी एक फॉरेन करेंसी की यूनिट में, तो उसे वो बोलेगा डायरेक्ट कोटेशन। इंडिया वाला बोलेगा ये मेरे को डायरेक्ट कोटेशन है, ये मेरे लिए डायरेक्ट कोटेशन है, ये मेरे लिए डायरेक्ट कोटेशन है। क्योंकि इंडिया वाले बंदे को बताओ डायरेक्ट कोटेशन, आप मतलब प्रैक्टिकल लाइफ से चीज़ों को कनेक्ट करो, आपको सब समझ में आएगा। इंडिया वाले बंदे को कोटेशन चाहिए। जब आप कोटेशन मांगते हो किसी बंदे से, सपोज आप इंडिया में हो, आपका मुंबई में ऑफिस है, वहाँ आपको 5 एसी लगानी है, आपने एक बंदे को बोला अपनी कोटेशन भेज दो यार एसी की, उसने पता आपको क्या एसी की कोटेशन भेजी, मुंबई में ही ऑफिस है उस बंदे का भी, उसने आपको कोटेशन भेजी 7000, उसने आपको भेजी, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं 700 पाउंड, उसने आपको पता है क्या कोटेशन भेजी, 700 पाउंड। आप बोलोगे यार तू पागल है क्या, 700 पाउंड कहाँ जी रहा है तू, इंडिया में ही है ना। मतलब जब आप सामने वाले बंदे से इंडिया के अंदर कोटेशन मांगोगे तो रुपीज़ में ही तो मांगोगे। आपको किस में कोटेशन देखनी है, रुपीज़ में। आपको क्या समझ में आता है, सिर्फ रुपीज़ समझ में आता है, तो आप बोलोगे ये क्या दिया है, रुपीज़ में बता कितने रुपये की पड़ेगी, क्या पाउंड बता रहा है, तो कुछ समझ में आपके नहीं आएगा। तो डायरेक्ट कोटेशन, इंडिया वाले बंदे को रुपीज़ में जानना है कि ये आइटम रुपीज़ में कितने का मिलेगा, बेस आइटम रुपीज़ में कितने का मिलेगा, तो उसको यहाँ पे रुपीज़ में बताओ कि रुपीज़ में कितने का मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट कोटेशन कहते हैं सर इसको पता है डॉलर इतने में मिल रहा है, पाउंड इतने रुपीज़ में मिल रहा है, येन इतने रुपीज़ में मिल रहा है। समझ में आया, इसलिए इंडिया वाले बंदे के लिए डायरेक्ट कोटेशन है, ठीक है। अब अमेरिका वाले बंदे के लिए क्या डायरेक्ट होगी, इसकी होम करेंसी क्या होगी सर, $1, इसकी होम करेंसी क्या होगी, डॉलर। तो फॉरेन करेंसी बाकी सब फॉरेन करेंसी है, तो सर 1 रुपी इक्वल टू $0.0142। समझ में आया। 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी में कितनी होम करेंसी है, ऐसे ही 1 पाउंड इक्वल्स टू $1.25, या फिर 1 येन इक्वल्स टू $0.35। ये भी क्या है आपका डायरेक्ट कोटेशन। ये अमेरिका वाले बंदे के लिए हो गया, क्योंकि देखो सामने क्या आ गया, डॉलर, और 1 के सामने क्या है, इसके लिए फॉरेन करेंसी। अमेरिका वाले के लिए रुपये, पाउंड, येन सब क्या है, फॉरेन करेंसी। ये होता है डायरेक्ट कोटेशन। इनडायरेक्ट कोटेशन क्या होता है, नंबर ऑफ फॉरेन करेंसी फॉर 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी। 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी में कितनी फॉरेन करेंसी होंगी, 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी में कितनी फॉरेन करेंसी होंगी। सिंपल, इंडिया वाले बंदे के लिए देखो होम करेंसी क्या है, 1 रुपी, तो इसमें कितनी फॉरेन करेंसी है, तो ये इसके लिए हो जाएगा इनडायरेक्ट कोटेशन। 1 रुपी इक्वल्स टू 0.0089 पाउंड। मैं ऐसे ही हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, उनको सॉल्व करने मत बैठ जाना कि आप बोलो सर ये कब से हो गई रेट, आप कभी सर्च करने बैठ जाओ। 1 रुपी इक्वल्स टू 0.0019 ये इस तरीके से रेट दे रखी है। मतलब क्या है, 1 होम करेंसी में कितनी फॉरेन करेंसी हैं, 1 होम करेंसी में कितनी फॉरेन करेंसी हैं, ये होती है आपकी इनडायरेक्ट कोटेशन। अब आपको एक चीज़ बताऊं, देखो अब एक चीज़ ध्यान से समझना, डायरेक्ट कोटेशन इनडायरेक्ट कोटेशन आपको समझ में आ गई। अब मैं जो समझाने जा रहा हूँ वो समझो। अगर आपको दे रखा है $1 इक्वल्स टू ₹70, तो मेरे को समझ में आ गया $1 ₹70 का है। $1 की रेट दे रखी है, डॉलर कितने का है, 70 रुपीज़ का। अब मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, 1 रुपया किसके बराबर है, मुझे फाइंड आउट करना है 1 रुपया किसके बराबर है। तो कैसे फाइंड आउट होगा सर, सिंपल सा, ये मैथमेटिक्स की इक्वेशन है, ये इक्वल लगा हुआ है, मैथमेटिक्स की इक्वेशन दिखाई दे रही है ना। तो सर यहाँ पे क्या है, $1, मुझे क्या पता करना है 1 रुपी किसके बराबर है। तो सर ये रुपी है, रुपी के साथ 70 है, अगर रुपी के साथ 70 है उसको हटा दूँ तो क्या बचेगा, 1 रुपी। तो सर यहाँ पे रुपी बचाना है, 70 यहाँ से ट्रांसफर करूँ, 70 बताओ किस में है, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लिकेशन में है ना, रुपी के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो सामने वाली साइड में, अगर इक्वेशन के सामने वाली साइड में मल्टीप्लिकेशन वाले फैक्टर को आप ट्रांसफर करते हो तो वो कहाँ चला जाता है, डिवाइड में। तो सर 1 रुपी इक्वल्स टू ये हो जाएगा। सर मैंने 70 को यहाँ ट्रांसफर करा तो डिवाइड में जाएगा या नहीं जाएगा, तो देखो 1 रुपी इक्वल्स टू क्या आया, $1 डिवाइड बाई 70। तो इसको सॉल्व कर लो, 1 रुपी इक्वल्स टू 1/70 को सॉल्व करो, 1/70 करोगे अगर आप कैलकुलेटर पे तो आपके सामने आएगा 1 रुपी इक्वल्स टू $0.0143। तो
तो आपने डॉलर में कोटेशन दे रखी थी, उसको रुपये में कन्वर्ट कर लिया। आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, और कन्वर्ट करना आना कुछ भी नहीं है, मैथमेटिक्स है। और मैथमेटिक्स आपने स्कूल में बहुत पढ़ी है, ये वाली मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो डॉलर से कोटेशन को रुपये में कोटेशन में बदलना आपने सीखा। ऐसे ही किसी भी कोटेशन में आप कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो मैथमेटिक्स से। तो सर ये है मेरी डायरेक्ट कोटेशन, $1 इक्वल टू ₹70, क्योंकि मैं इंडिया का बंदा हूँ, ये मेरे लिए डायरेक्ट कोटेशन है। कि डायरेक्ट कोटेशन आपको दे रखी है, आपको क्वेश्चन में बोल दे कि भैया इसे इनडायरेक्ट कोटेशन में बदल के बताओ, तो बदल सकते हो क्या सर? इनडायरेक्ट कोटेशन में बदलना है, यानी नंबर ऑफ फॉरेन करेंसी फॉर 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी। होम करेंसी क्या है? रुपी। तो सर 1 रुपये में कितनी फॉरेन करेंसी होगी? तो सर मेरे को रुपये को 1 करना है, तो सामने है $1, ये कर दूंगा। बताओ, डायरेक्ट कोटेशन को आपने इनडायरेक्ट में बदल दिया, इसी तरीके से आप इनडायरेक्ट कोटेशन को भी डायरेक्ट में बदल सकते हो। सिंपल है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदलना। अब आपने देखा होगा जब ये डायरेक्ट थी, इसको जब इनडायरेक्ट में बदला तो क्या किया आपने? सामने वाली साइड में ट्रांसफर करा, जो डिवाइड में चला गया, यानी रेसिप्रोकल हुआ। तो डायरेक्ट कोटेशन और इनडायरेक्ट कोटेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, अगर मैं ऐसा बोलूँ, देखो सपोज आपको दे रखा है डायरेक्ट कोटेशन, तो ये कैसे, अगर आपको इनडायरेक्ट कोटेशन करना है तो ये होगा आपका इनडायरेक्ट कोटेशन। डायरेक्ट कोटेशन इज ऑलवेज रेसिप्रोकल टू इनडायरेक्ट कोटेशन। डायरेक्ट कोटेशन दे रखा है, उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो इनडायरेक्ट आ जाएगा, इनडायरेक्ट का रेसिप्रोकल कर दोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। ये पूरा फंडा है, सिंपल है, समझ में आ गया होगा आपको डायरेक्ट कोटेशन और इनडायरेक्ट कोटेशन क्या होता है। सब मैंने यहाँ पूरा कवर करने की कोशिश करी है, एक एक टॉपिक। तो बेसिक्स अगर आपके क्लियर होंगे फॉरेक्स के, और ये बेसिक्स अगर आपने आज तक एसएफएम नहीं पढ़ी है तो एसएफएम में भी बहुत हेल्प करने वाले हैं आपकी, और यहाँ पर भी करेंगे। अब बाकी आप हमारे जैसे इसी तरीके से बाकी जो हमारी फैकल्टीज़ हैं, जो भी रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट की अनअकैडमी पर, उन सबके लेक्चर्स अपलोड होते जा रहे हैं। आप देखिए, बिल्कुल अनअकैडमी हमारा जो सीए फाइनल का यूट्यूब चैनल है, इस पे सारे कंटेंट मिल रहे हैं हर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट। और अगर आपको फुल कोर्स चाहिए तो वो हमारे ऐप पे मिल जाएगा। अनअकैडमी का जो ऐप है हमारा, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन करना रहेगा। अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन कर लेते हैं, रेफरल कोड, आप मेरा रेफरल कोड लगा सकते हैं जैसे ये, तो 10% जो भी आप प्लान परचेज करेंगे उसमें 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद आप इजीली सारे लेक्चर्स पे एक्सेस पा पाएंगे, मतलब आपको टोटल 8 सब्जेक्ट का पूरा एक्सेस मिल जाएगा कम फी में। तो चलिए अब आगे चलते हैं अपने इसी टॉपिक में। बेसिक्स में नेक्स्ट है बिड, ऑफर एंड स्प्रेड। बिड, ऑफर एंड स्प्रेड, ये क्या चीज़ है ये समझिए। देखिए, बिड एंड ऑफर, सबसे पहले अपन बिड एंड ऑफर की बात करते हैं। बिड एंड ऑफर क्या चीज़ है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ ऑथोराइज्ड डीलर। तो अब समझो मेरी तरफ, इधर ध्यान दो। आपने कहीं से फॉरेन से इंपोर्ट किया था, आप इंडिया में हो, आपने अमेरिका से $1 लाख का आइटम इंपोर्ट करा था, $1 लाख पे करना है। तो जब $1 लाख मेरे को पे करना है, मैं इंडिया में बैठा हूँ, मेरे पास तो क्या है जेब में, मेरी जेब में क्या रखा हुआ है? रुपीज़। मेरे को पेमेंट करना है डॉलर में, सामने वाले बंदे को किस में पेमेंट करना है? मुझे डॉलर के अंदर पेमेंट करना है। तो सर अब मैं डॉलर कहाँ से लाऊं? सर कहीं पर तो मिलता होगा ना डॉलर। आपने हमें रेट बताई, डॉलर मतलब कोटेशन बताई, तो कोटेशन तो उस आइटम की बताई जाती है जो किसी ना किसी दुकान पे अवेलेबल हो। तो कोई ऐसी दुकान भी बता दो सर जहाँ डॉलर मिलता हो, क्योंकि मुझे पेमेंट करना है डॉलर में। कोई दुकान तो बताओ, मेरे पास तो है नहीं डॉलर। तो एक्चुअल में इसकी भी दुकान होती है, अपन दुकान के नाम से इसलिए समझ रहे हैं ताकि आपको इजीली आप कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। इंडिया में जो फॉरेन करेंसी के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन्हें रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन्हें रेगुलेट करता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पता है क्या किया हुआ है? जो भी बैंक्स होते हैं आपके, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, जितने भी बैंक्स, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, जितने भी बैंक्स हैं, वो सारे के सारे बैंक जनरली डीलर बना रखे हैं। उन सबको आरबीआई ने डीलर बनाया हुआ है। आरबीआई एक फॉरेन एक्सचेंज का एक्ट है, जो आप अपने कॉर्पोरेट और आपका इकोनॉमिक लॉ करके एक सब्जेक्ट है, पेपर नंबर 4, वहाँ आप देखोगे, फेमा करके आपका चैप्टर है, वहाँ आप सीखोगे क्या होता है। आरबीआई एक एक्ट है फेमा करके, उस एक्ट के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है आरबीआई के पास कि मैं डीलर बनना चाहता हूँ। मैं क्या बनना चाहता हूँ? मैं फॉरेन एक्सचेंज का डीलर बनना चाहता हूँ। आप कभी भी एक शॉप ओपन करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ते हैं, वेरियस रजिस्ट्रेशन आपको करवाने पड़ते हैं कि शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना, अगर पार्टनरशिप फर्म बनानी है तो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन, कंपनी बनानी है तो कंपनी एक्ट का रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आपको डीलर
फॉरेन एक्सचेंज का डीलर बनना है, एक ऐसी दुकान खोलनी है जहाँ पे आप फॉरेन एक्सचेंज बेचोगे, भैया पाउंड ले लो, डॉलर ले लो, येन ले लो, इस तरीके से आप बेचोगे। तो ऐसा अगर आपको एक दुकान खोलनी है जिसमें आप अलग अलग फॉरेन करेंसीज में ट्रांजैक्शन करोगे, फॉरेन करेंसीज को बेचोगे, खरीदोगे, तो आपको डीलर का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और ये डीलर का रजिस्ट्रेशन फेमा एक्ट में आरबीआई के पास जाकर लेना पड़ेगा। और जो भी बंदा इसका रजिस्ट्रेशन ले लेगा उसे बोला जाएगा ऑथोराइज्ड डीलर। जो भी बंदा फॉरेन एक्सचेंज में डील करने का रजिस्ट्रेशन ले लेगा उसे बोला जाएगा ऑथोराइज्ड डीलर। ऑथोराइज्ड डीलर, अब आप समझो, जो भी जनरली मेजर बैंक्स होते हैं, इंडिया के जितने भी बैंक्स हैं वो सारे डीलर हैं, ठीक है। जो जनरली बैंक्स ही होते हैं और पूरी कंडीशन है वो किसको कैसे बनना है वो सब अलग बात है, लॉ की बात है, वो अपन यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले। तो जो भी डीलर्स हैं वो अपनी रेट बताते हैं, किस रेट पे वो क्या ट्रांजैक्शन करेंगे। इनके जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो स्टॉक मार्केट में होते हैं, स्टॉक मार्केट में वो अपनी रेट डाल देते हैं, वहाँ ट्रांजैक्शन होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बैठे हो और एक दुकान हो, दुकान पे जाओगे, लेकिन अपन समझेंगे इसी तरीके से, अपन समझेंगे इसे दुकान पे जाने आने से समझ। जैसे आपको कभी भी नमकीन बिस्किट परचेस करना है तो आप दुकान पे जाते हो ना, जनरल स्टोर वाले के परचेस करके लाते हो, उसी तरीके से अपन समझेंगे पूरे चैप्टर को, तब आपके समझ में आएगा। अदरवाइज मैं आपको कंसेप्ट के लिए बताऊँ तो जो ट्रांजैक्शन होता है ऑथोराइज्ड डीलर से, अगर आपको फॉरेन करेंसी परचेस करनी है तो आपको स्टॉक मार्केट से डायरेक्ट परचेस करनी पड़ेगी, उसने वहाँ लिस्ट कर रखे हैं, वो जो भी है पूरा एक सिस्टम होता है इसका। तो सर ऑथोराइज्ड डीलर की ये दुकान है, ठीक है, ये है ऑथोराइज्ड डीलर की दुकान। दुकान पे पहुंच गए, अब दुकान पे आपको क्या चाहिए था सर, $1 लाख का मैंने इंपोर्ट करा था सर, $1 लाख मैंने इंपोर्ट करा था सामान, $1 लाख का मुझे पेमेंट करना है डॉलर में, मेरे पास रुपया है, मैं क्या करूं। आप डीलर के पास गए, अब आपको मालूम पड़ गया दुकान तो होती है, ऐसी दुकान होती है जहाँ डॉलर मिलता है। डीलर के पास जाके बोलोगे यार डॉलर की रेट बताओ, डॉलर का भाव बताओ मेरे को, डॉलर का भाव बताओ। डीलर ने 2 भाव बताए। डीलर क्या करेगा, अब आपको 2 रेट बताएगा, बिड रेट और ऑफर या फिर आस्क रेट। जैसे ही आप डीलर को बोलोगे ना कि भैया डॉलर का भाव बता, क्या भाव चल रहा है, पाउंड का भाव बता, पाउंड की रेट बता क्या चल रही है, वो हमेशा 2 रेट बताएगा, एक बिड रेट, एक ऑफर या आस्क रेट। ऑफर रेट को आप आस्क रेट भी बोल सकते हो, 2 रेट बताएगा। बिड रेट क्या होती है, रेट एट विच डीलर इज विलिंग टू बाय दी बेस करेंसी। और ऑफर या आस्क रेट का मतलब रेट एट विच डीलर इज विलिंग टू सेल द बेस करेंसी। देखो बिड रेट का मतलब वो आपको 2 रेट बताएगा। अभी तक तो हमने देखा था $1 = ₹70। सर इसका मतलब आप बोलना चाह रहे हो वो हमें 2 रेट बताएगा, कैसे, $1 = ₹70, वो आपको हमेशा 2 रेट बताएगा इस तरीके से, $1 = ₹70 या फिर ₹70.50। उसने आपको 2 रेट बताई, $1 ₹70 या फिर ₹70.50। अब आप कंफ्यूज हो गए, भैया ये क्या कर रहे हो, एक रेट बताओ, मतलब क्या कुछ भी, मतलब जो मेरा मन आए वो रेट दे दूंगे आपको। ऐसा नहीं होता, डीलर 2 रेट बताता है और दोनों रेट अपना अपना काम करती है। एक रेट को बोला जाता है बिड रेट, एक रेट को बोला जाता है बिड रेट, यानी डीलर ने डॉलर के 2 भाव बताए, ₹70 और ₹70.50। एक को बिड रेट बोला जाता है। बिड रेट का मतलब ऐसी रेट जिसपे डीलर बेस करेंसी को खरीदना चाहेगा, ऐसी रेट जिसपे डीलर बेस करेंसी को खरीदना चाहेगा। और सर ऑफर रेट, ऐसी रेट जिसपे डीलर बेस करेंसी को बेचना चाहेगा, ऐसी रेट जिसपे डीलर बेस करेंसी को बेचना चाहेगा। तो सर आपके सामने ये 2 रेट हैं, डॉलर की, डॉलर बेस करेंसी है, और इसी के मैं बोल रहा हूँ ना, बाय और सेल जो भी होगा वो ये होगा। अब समझो जो ऑथोराइज्ड डीलर होता है ना, वो सिर्फ बेचने का काम ही नहीं करता। आप ये मत समझना कि ऑथोराइज्ड डीलर सिर्फ फॉरेन करेंसी बेचता ही है, वो खरीदता भी है। तो खरीदना क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं हूँ इंडियन कंपनी, मैंने किसी को एक्सपोर्ट करा होता $1 लाख का, और उससे मेरे को डॉलर मिले, अब डॉलर का क्या करूँगा, मैं किसी ऐसी दुकान वाले के पास जाऊंगा जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करता है और उसे डॉलर बेच के आ जाऊंगा और उसके बदले रुपए ले आऊंगा। और अगर मेरे को डॉलर चाहिए पेमेंट करने के लिए तो मैं ऐसी दुकान वाले के पास जाऊंगा जिससे डॉलर खरीद लूंगा, बदले में उसे रुपए दे दूंगा, ठीक है। तो ये होता है पूरा कंसेप्ट। तो ऑथोराइज्ड डीलर बाय भी करता है करेंसी को, सेल भी करता है करेंसी को। सर अब डीलर बेस करेंसी, जिसमें कोटेशन दे रखी है, क्योंकि हमेशा बाय और सेल क्या होता है, बेस करेंसी ही बाय या सेल होती है। तो सर बिड रेट का मतलब ऐसी रेट जिस पे डीलर बेस करेंसी को खरीदना चाहेगा। अब मुझे एक बात बताओ, इसको समझने से पहले, आप किसी दुकान पे आइटम परचेस करना चाहते हो, वहाँ पर रेट फाइनल कौन करता है? सर रेट तो देखो एक बार तो दुकानदार बताता है, फिर हम बार्गेनिंग करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सर वही फाइनल करता है,
हम बार्गेनिंग कितना ही कर लें, अगर उसने बोल दिया नहीं मैं तो 1 रुपया भी कम नहीं करूंगा, तो अल्टीमेट रेट कौन फाइनल करता है? दुकानदार। मतलब दुकानदार चाहे तो कस्टमर को लूट भी सकता है। मतलब दुकानदार जो रेट बोल दिया ना, दुकानदार ने बोला ये कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर मैं तुम्हें 1000 रुपये में दूंगा। अब बोला कि मार्केट में दूसरी जगह 100 रुपये में मिल रहा है, बोला ले आओ, मेरे से लेना है तो 1000 रुपये में मिलेगा। मतलब अब कस्टमर ने देखा कि लॉकडाउन चल रहा है, आसपास दुकानें बंद है, इसी की एक दुकान खुली है, बोलेगा ले भाई 1000 रुपये दे, तू कैलकुलेटर दे। समझ में आया? मतलब दुकानदार हमेशा फायदे की पोजीशन में रहता है और कस्टमर हमेशा नुकसान की पोजीशन में रहता है। मतलब दुकानदार कस्टमर को लूट लेता है, ये समझ, बस माइंड में अगर ये फिक्स हो गया ना, तो रेट चूज करने में जिंदगी में कभी फॉरेक्स में दिक्कत नहीं आएगी। कस्टमर हमेशा नुकसान में रहता है, ये मान के चलो कस्टमर जो है वो नुकसान में रहेगा और दुकानदार हमेशा फायदे में रहेगा। तभी तो यार उसने दुकान खोली है। दुकानदार दुकान क्यों खोलता है? ताकि वो फायदा कमा सके, प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, तो दुकानदार हमेशा फायदे में रहेगा और कस्टमर हमेशा नुकसान में रहेगा। कस्टमर को वो लूट लेता है, दुकानदार कस्टमर को लूट लेता है। अब बताओ, बिड रेट का मतलब ऐसी रेट जिसपे ऑथोराइज्ड डीलर बेस करेंसी को खरीदना चाहेगा। यानी डॉलर को किस रेट पे खरीदना चाहेगा डीलर? डीलर हमेशा किस में रहेगा? फायदे में। और डीलर फायदे में कब रहेगा? जब 70 रुपये 50 पैसे में खरीदे या 70 रुपये में खरीदे? 70 रुपये में। यार कभी भी खरीदेगा तो कम में ही तो खरीदना चाहेगा। आप कभी किसी दुकान पे सामान खरीदना चाहते हो तो आप सबसे कम से कम रेट में खरीदना चाहते हो, नहीं चाहते? तो ऐसे ही डीलर हमेशा फायदे में रहेगा। डीलर फायदे में कब रहेगा? अगर डीलर को बेस करेंसी खरीदनी है, डॉलर खरीदना है, तो ज़्यादा रेट में खरीदे कि कम रेट में खरीदे? कम रेट में। तो ये है बिड रेट, ये है बिड रेट। और ऑफर रेट या आस्क रेट, रेट एट विच डीलर इज विलिंग टू सेल द बेस करेंसी। ऐसी रेट जिसपे डीलर बेस करेंसी को बेचना चाहेगा, ऐसी रेट जिसपे डीलर बेस करेंसी को बेचना चाहेगा। दुकानदार बताओ अपने पास, जो उसके पास, आप किसी दुकानदार के पास जाते हो, आप ही सपोज करो आप एक दुकानदार हो, आपके पास कोई सामान रखा है दुकान पे, मेरे पास एक कैलकुलेटर रखा है, मैं इसे बेचना चाहूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा रेट में बेचना चाहूँगा या कम से कम में? ज़्यादा से ज़्यादा रेट में। तो दुकानदार कितने में बेचना चाहेगा? 70.50। ये हो गई आपकी ऑफर रेट। ऑफर रेट या आस्क रेट भी आप इसे बोल सकते हो। तो दिमाग में फिक्स कर लो, जो कम रेट होती है वो हमेशा बिड रेट होती है, जो ज़्यादा रेट होती है वो ऑफर रेट होती है। ठीक है, ये तो है रटने वाली बात, लेकिन आप कंसेप्ट वाइज समझोगे जो मैंने आपको समझाया, तो कभी जिंदगी में फॉरेक्स में दिक्कत नहीं आएगी, एक भी क्वेश्चन में नहीं आएगी, ना ही प्रैक्टिकल लाइफ में आएगी। हमेशा इसके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। दुकानदार हमेशा फायदे में रहता है। पॉइंट क्या याद रखना है? दुकानदार हमेशा फायदे में रहेगा, डीलर हमेशा फायदे में रहेगा, कस्टमर हमेशा नुकसान में रहेगा। डीलर हमेशा जब फायदे में रहेगा तो डीलर की बढ़िया वाली रेट लगेगी, कस्टमर की हमेशा एडवर्स रेट लगेगी, क्योंकि कस्टमर नुकसान में रहता है। कस्टमर जब नुकसान में रहेगा तो कस्टमर की कौन सी रेट लगेगी? एडवर्स रेट। एडवर्स रेट इज अप्लाइड टू द कस्टमर। एडवर्स रेट इज अप्लाइड टू द कस्टमर। समझ में आया? तो सर दुकानदार जब खरीदना चाहेगा तो कम से कम रेट में खरीदना चाहेगा, और जब बेचेगा दुकानदार कोई सामान तो ज़्यादा से ज़्यादा रेट में बेचना चाहेगा। अब मैं दुकान वाले के पास गया, भैया मुझे $1,00,000 चाहिए, मेरे को पेमेंट करना है। बोलेगा देखो भैया ये 2 रेट हैं, आपको क्या $1,00,000 चाहिए ना? तो कस्टमर क्या कर रहा है? आपको दुकानदार ने रेट बताई, $1 = ₹70 या 70.50, 2 रेट बता दी डॉलर की। कस्टमर ने बोला भैया डॉलर चाहिए मुझे, डॉलर मेरे को बाय करने हैं। कस्टमर क्या कर रहा है? बाय। जब कोई चीज़ कस्टमर बाय कर रहा है तो दुकानदार क्या कर रहा होगा? डीलर क्या कर रहा होगा? सेल कर रहा होगा। यार मेरे पास ये कैलकुलेटर है, मैं दुकानदार हूँ, मैं अगर कैलकुलेटर आपको बेच रहा हूँ, आप मेरे कस्टमर हो, मैं ये कैलकुलेटर आपको बेच रहा हूँ, तो मैं तो क्या कर रहा हूँ? सेल, और आप लोग क्या कर रहे हो? बाय। इतना तो कॉमन सेंस है ना? तो कस्टमर जब डॉलर को बाय कर रहा है, कस्टमर को पेमेंट करना है डॉलर में, $1,00,000 में अमेरिका में, तो कस्टमर को क्या चाहिए? डॉलर। तो कस्टमर दुकानदार के पास जाएगा, लो भैया रुपया ले लो, मेरे को तो डॉलर दे दो, मेरे को तो डॉलर दे दो, रुपया तुम रखो, डॉलर मुझे दे दो ताकि मैं पेमेंट कर सकूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ? कस्टमर क्या कर रहा है? बेस करेंसी को बाय कर रहा है। दुकानदार क्या कर रहा है? बेस करेंसी के साथ दुकानदार बेस करेंसी को सेल कर रहा होगा, और जब दुकानदार बेस करेंसी को सेल कर रहा होगा तो कौन सी रेट लगाएगा? 70.50। हमेशा बिड रेट और ऑफर रेट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोची जाएगी? डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी भी कस्टमर के पॉइंट से मत सोच लेना, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है बिड रेट और ऑफर रेट। पूरा कंसेप्ट आपको समझाया है मैंने, समझ में आया? अब इसी एग्जांपल में ऐसा होता, कस्टमर ने एक्सपोर्ट करा था $1,00,000 का, जिसको $1,00,000 मिल गए कस्टमर को। मैं इंडिया का कस्टमर, मैं इंडिया का हूँ, इंडिया की कंपनी हूँ, मैंने किसी को एक्सपोर्ट करा था और उसके बदले मेरे को $1,00,000 मिला है। मुझे $1,00,000 नहीं चाहिए, मेरे काम का नहीं है, कागज़ का टुकड़ा है बस वो, उसके बदले में मुझे इंडिया में कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैं डीलर के पास गया, बोला भैया ये डॉलर ले लो, मुझे तो तुम रुपया दे दो, ये डॉलर ले लो, मुझे तुम रुपया दे दो। तो कस्टमर क्या कर रहा है? डॉलर को
सेल कर रहा है। जब कस्टमर सेल कर रहा होगा तो दुकानदार डॉलर को क्या कर रहा होगा, बाय कर रहा होगा। दुकानदार क्या कर रहा होगा, बाय। यानी डीलर बेस करेंसी को क्या कर रहा है, बाय कर रहा है। डीलर बेस करेंसी को बाय कर रहा है। बेस करेंसी को बाय करेगा तो कम से कम रेट पे करना चाहेगा। कम से कम रेट क्या है, 70। इस रेट पे ट्रांजेक्शन फिक्स होगा। बोलेगा 70 रुपये में बेच दे तेरा डॉलर। दुकानदार क्या बोलेगा, 70 रुपये में खरीदने को तैयार हूँ, तेरा डॉलर बेचना है, ठीक है बेच दे। समझ में आया? ये होता है पूरा बिड एंड ऑफर का कंसेप्ट। बिड एंड ऑफर के कंसेप्ट में एक और छोटी सी चीज़ है, वो देख लेते हैं, स्प्रेड। बिड एंड ऑफर के कंसेप्ट में एक चीज़ आती है स्प्रेड, और ये कुछ भी नहीं है, ये है डिफरेंस बिटवीन बिड रेट एंड ऑफर रेट। बिड रेट एंड ऑफर रेट, बिड रेट और ऑफर रेट के बीच में जो भी डिफरेंस होता है उसे स्प्रेड बोला जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी रेट ये है, बिड रेट आपकी कितनी है 70 और ऑफर रेट आपकी कितनी है 70.50। दुकानदार ने ये रेट बताई, तो इसमें स्प्रेड कितना होगा सर, स्प्रेड होगा 70.50 माइनस 70 इक्वल्स टू 0.50 रुपये। $1 में कितना स्प्रेड है, 0.50 रुपये का स्प्रेड है। स्प्रेड आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में तो आप बता सकते हो सर बिड रेट और ऑफर रेट का डिफरेंस होता है, दोनों को माइनस कर दो आपस में तो आपके पास स्प्रेड का अमाउंट आ जाएगा। ये अपना बेसिक्स का पहला पार्ट कंप्लीट होता है फॉरेक्स का। इसके बाद और भी हैं डिटेल में बेसिक्स, पर आज के लिए अपन इतना ही कंटिन्यू करते हैं, बस आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। इन कंसेप्ट को एक बार वापस से रिवाइज करना, क्योंकि फॉरेक्स के कंसेप्ट जितने ज़्यादा रिवाइज होंगे ना उतनी ज़्यादा आपकी इस पर कमांड आएगी। पूरे चैप्टर में ये एसएफएम में आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि एसएफएम में 25 to 30 मार्क्स का वेटेज रखता है फॉरेक्स, अकेला चैप्टर। और अगर इसके कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग है, जो मैं आपके बेसिक्स में कंप्लीट कराऊंगा यहाँ पर, तो ये कंसेप्ट अगर आपके स्ट्रॉन्ग हो गए तो आपका कभी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा फॉरेक्स का। सारे के सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ सेलेक्ट करना आना चाहिए रेट। अगर आपको रेट सेलेक्ट करना आ गया तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। जैसा कि अभी मैंने बताया रेट कैसे सेलेक्ट करी जाती है, कि कौन सी रेट लगेगी। अब यहाँ पर आपको लगानी थी, चूज करनी थी बिड रेट, पर आपने गलती से चूज कर ली ऑफर रेट, पूरा क्वेश्चन गलत, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आपने सही रेट चूज करी ना, आगे का क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता इसमें, बस रेट चूज करना सही से आना चाहिए। तो रेट चूज करने के लिए पूरे कंसेप्चुअल मैंने समझाने की कोशिश करी है। इसे कंसेप्चुअली समझोगे तो याद रहेगा, और अगर रट के जाओगे ना एग्जाम में कि सर बिड रेट लोअर रेट होगी, ऑफर रेट हाई रेट होगी, तो पक्का कुछ ना कुछ गलती करके आओगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े घुमा के मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन दे देंगे, तो गलती हो जाएगी। और अगर आपने कंसेप्ट वाइज समझा तो कभी इसमें कोई गलती नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।